सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे छंद विवेचन, जो कि आपके हिंदी साहित्य के लिए छंद जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ये छंद विवेचन जो है 11th और 12th दोनों का क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, और व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 12th बोर्ड परीक्षा में छंद के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने हैं, यानी ये छंद विवेचन का पहला भाग है। इसके 2 वीडियोस आएंगे जिनमें दोनों में प्रश्नोत्तर होंगे। लगभग दोनों में कुल मिलाकर के 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों से बाहर छंद का कोई प्रश्न है वो नहीं जाएगा। और छंद आपके लगभग 4-5 प्रश्न नंबर के जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो छंद का अच्छी तरह से ज्ञान होना, यानी मात्र 1 घंटे में आपको दोनों वीडियोस की 1 घंटा होगा, 1 घंटे में पूरे छंद के प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको छंद में कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। आप अपनी कॉपी में लिख लें, कॉपी में उतार लें, ताकि आप अच्छी तरह से इनको याद कर सके। 11th क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है। 12th क्लास के लिए तो बोर्ड कक्षा है, तो बोर्ड कक्षा में के हिसाब से तो बनाए गए हैं, तो इसलिए आप काव्य शास्त्र में छंद के कैसे प्रश्न आएंगे इसके लिए आप उतार लें अपनी कॉपी में और देखते रहें। तो आइए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। आपको अभी बताऊंगा कि आपके लिए कौन से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी कंपल्सरी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, इन सभी विषयों के अध्ययन के लिए आप यहाँ इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। पहला ही प्रश्न है आपके कि छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं, तो आप थोड़ी छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए कि अक्षर, परिभाषा क्या लिखोगे, अक्षर, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित रचना, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। इसके बारे में बता दूं आपको, एक तो अति लघुतरात्मक प्रश्न और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी एबीसीडी वाले 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे मान लो इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया तो आपको ऐसे उत्तर देना है, और जैसे मान लो ये एबीसीडी में प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि छंद शब्द किस धातु से बना है। छंद शब्द है वो चद धातु से बना है, चद धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। क्या अर्थ होता है? प्रसन्न करना। चद से क्या बना, यानी पहले बना चद, फिर उससे छद, और उसके बाद कालांतर में छंद बन गया। इसके विस्तृत विवरण का वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। कौन सी पुस्तक है जिसमें छंद शब्द का उल्लेख मिलता है, और वह है ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद अपना जो वेदों में से, देखिए इस नंबर पे 9610208295 इन पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप है बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जब भी अपना नाम वाम तो लिखते नहीं है, और ऐसा इतना ही लिख देते हैं कि मुझे ग्रुप में जोड़िए। जब तक आप अपना पूरा एड्रेस वगैरह नहीं लिखेंगे, अपना नाम पता जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको ऐड नहीं किया जाएगा। इसलिए आप पूरा पता लिख करके भेजें, अपना नाम लिख करके भेजें, क्लास भेजें, आपके विषय कौन कौन से हैं वो सब कुछ अपने लिख करके भेजें, तभी आपको ऐड किया जाएगा, अन्यथा ऐड नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को क्या कहते हैं।
इतनी बड़ा प्रश्न है, लेकिन उत्तर छोटा सा है, जिसको चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण। अब जैसे मान लो इस प्रश्न से आपके देखिए क्रॉस प्रश्न बनता है। अगर आता है कि चरण किसे कहते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे? किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को ही चरण कहा जाता है। ये चरण की परिभाषा हो गई कि नहीं हो गई? तो चरण की परिभाषा भी जैसे मान लो पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्णों की व्यवस्था एवं गणना के लिए निर्मित गण समूह में कुल कितने गण होते हैं? और कुल गण होते हैं 8। कितने गण होते हैं? 8। 8 गणों को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? यमाता, राज, भान, सलगा, ऐसे ज्ञात करते हैं। ये से यगण, में से मगण, ते से तगण, रे से रगण, रगण के बाद जय से जगण, भय से भगण, न से नगण और से सगण। ये 8 गण है। 8 गणों में यानी सबसे जो होती है, सबसे ज्यादा जो मात्राएं होती है वो मातारा में होती है, मगण में होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये पहला वीडियो है, यानी अगला वीडियो है वो आपके जो जितने छंद जो निर्धारित किए गए उनसे संबंधित कोई प्रश्न आएंगे, तो ये प्रारंभिक जानकारी हमें बहुत जरूरी है और इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। वर्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो जो आपको पढ़ाए हुए हैं वैसे। अगला प्रश्न देखिए, गण सूत्र में कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल 10 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? गण तो 8 ही होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन अक्षर 10 होते हैं, इसलिए इसको 10 अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गण सूत्र को 10 अक्षर भी कहा जाता है। 10 अक्षर होते हैं, जैसे देखिए य, मा, ता, राज, बान, सलगा, यहां तक 10 अक्षर है, जिसमें यहां से तक तो 8 गण हो गए और ले का अर्थ होता है लघु और गे का अर्थ होता है गुरु, यानी लघु और गुरु। किस गण में तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं? कौन सा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गण में तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं? और वो होते हैं मगण में। कैसे? मगण बनता है मातारा से, मातारा, यानी तीनों ही गुरु है इनमें, यानी सबसे ज्यादा मात्राएं होती है मगण में। 6 मात्राएं होती है। कितनी? 6 मात्राएं होती है। देखिए, 32 से अधिक मात्राओं और 26 से अधिक वर्णों वाले छंद को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, दंडक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडक छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छंद शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसे जाता है पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिंगल शास्त्र के नाम से, क्योंकि महर्षि पिंगल जो है वो प्रथम आचार्य थे। छंदों के प्रथम आचार्य कौन थे? महर्षि पिंगल, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लौकिक संस्कृत में छंद रचना करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता है। किसको? महर्षि वाल्मीकि है, उनको प्रथम छंद रचना लौकिक संस्कृत में, यानी संस्कृत के 2 भाग है ना, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में सबसे पहले जो प्रथम जो छंद रचना करने का श्रेय है वो किसको दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि को दिया गया है। जैसे प्रश्न आ गया कि मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? अक्षर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? अक्षर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। मात्रा कहा जाता है। मात्रा 2 होती है, ह्रस्व मात्रा
और दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा। ह्रस्व मात्रा में देखिए ए, ई, उ और री, ये 4 आती है। बाकी इसमें जो 7 जो अन्य जो स्वर के साथ जो प्रकार है वो दीर्घ मात्राओं में आते हैं या गुरु मात्रा में आते हैं। गणों की पहचान करने के लिए निर्मित गण सूत्र क्या है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। गण सूत्र यह है य, मा, ता, राज, बान, सलगा, ये है आपके गण सूत्र। इससे ही 8 गण बनते हैं। अब जैसे मान लो प्रश्न आ गया आपके कि भावना शब्द में कौन सा गण है। भावना शब्द में देखिए भावना, इसमें ये भावना जैसे अपन लिखेंगे भावना, तो इसमें ये 2 मात्रा है, इसमें 1 है और ये 2 है। देखिए कौन सा है जिसमें यमाता में, देखिए यमाता में यदि हम देखते हैं जिसमें बड़ी मात्रा, ये बड़ी, ये छोटी, ये बड़ी, राजभा। राजभा कौन सा है, राज भा यानी रगण। कौन सा गण है इसमें, रगण है। इसी प्रकार जैसे आप ममता शब्द का गण तक निर्धारित कीजिए, 1, 1, 2, सलगा, सगण, इसमें कौन सा है, सगण है। तो इसी प्रकार जैसे बानस है यानी बगण में, कोई उदाहरण बताइए बगण में, जैसे मानव है कि नहीं, ये बगण का उदाहरण है। यति का क्या अर्थ है, वैसे ये गण परिचय है वो अपने जो डिटेल्ड का वीडियो है उसमें अच्छी तरह से बताए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। यति का क्या अर्थ है, यति की परिभाषा, यति का क्या अर्थ है, विराम या ठहराव को, विराम या ठहराव, यानी काव्य में पंक्तियों का उच्चारण करते समय जो विराम या ठहराव सुनिश्चित किया जाता है उसे यति कहा जाता है। 16वां प्रश्न देखिए, छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और छोटा सा उत्तर है इसका, गति। छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। दोहा छंद में कुल 24 मात्राएं होती है। कितनी होती है, कुल कितनी मात्राएं होती है, तो कुल 24 मात्राएं होती है। इसका विषम चरणों में मतलब पहला और तीसरा, विषम चरणों में 13 यानी 1, 3, 13, देखिए 13, और सम चरणों में यानी दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती है, यानी 13, 11 होती है इसमें सम चरणों में। विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, टोटल 24 मात्राएं होती है इसमें। और वैसे ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद नहीं है। सममात्रिक में चौपाई आता है, हरिगीति का आता है, गीति का आता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा किस छंद को कहा जाता है, दोहा का उल्टा सोरठा छंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सोरठा छंद को कहा जाता है, जिसके विषम चरणों में 11 होती है और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है, यानी सोरठा में 11, 13 होता है और दोहा में 13, 11 होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें अगला प्रश्न देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। चौपाई होता है, एक चौपाई होता है जिसमें 15 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 15 मात्राएं होती है। चौपाई छंद है ये सममात्रिक छंद है। कौन सा है, सममात्रिक छंद है, ये ध्यान रखना भाई। जैसे मान लो आ सकता है कि निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है, वहां पे चौपाई का नाम दिया हुआ है तो आपको बताना, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं तो वो समान मात्राएं हैं, इसका मतलब सममात्रिक छंद है। और इसमें और क्या है, देखिए अगर चौपाई छंद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण नहीं आता है, जगण और तगण नहीं आता है। प्रत्येक चौपाई के अंत में जगण और तगण यानी जय भा ने और ता रा जय, ये नहीं आता, यानी कहने का अर्थ है कि 2 गुरु आते हैं, ये ध्यान रखना है। एक गुरु और एक लघु नहीं आता, कभी भी
चौपाई के अंत में कभी भी लघु नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना कि इसके अंत में प्राय 2 गुरु आते हैं। किसके अंत में 2 गुरु आते हैं, 2 गुरु आते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहुषो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, देखिए हारी दोनों गुरु है। द्रवाहुषो दशरथ अजर बिहारी, ये दोनों गुरु है। तो ये चौपाई छंद है। इसी प्रकार आगे देखिए, रोला और उल्लाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला के योग से छपे छंद बनता है। कौन सा बनता है? छपे छंद बनता है। छपे छंद के बारे में बता दूं, ये एक मिश्र छंद है। कौन सा है? मिश्र छंद है। यह एक मिश्र छंद है, ये ध्यान रखना, जिसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और 6 चरण होते हैं, इसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और 2 अंतिम चरण है वो किसके होते हैं? उल्लाला के होते हैं। उल्लाला के होते हैं। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, वो है ना उसमें। तो ये ऊपर ऊपर रोला है और नीचे उल्लाला का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दोहा और रोला के योग से कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला के योग से आपके बनता है कुंडलिया। कौन सा बनता है? कुंडलिया। कुंडलिया छंद बनता है। और गिरधर की कुंडलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किसकी? गिरधर की कुंडलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कुंडलिया छंद में भी 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रथम चरण है वो, प्रथम 2 चरण दोहा के होते हैं, अंतिम 4 चरण इसमें रोला के होते हैं। कुंडलिया में क्या होता है? प्रथम 2 चरण, प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण, 4 चरण किसके होते हैं? रोला के। दोहा और रोला के योग से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। जैसे दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, है ना, वो यानी गिरधर की कुंडलियां। या वो लाठी वाला, यानी वो जो आपको उसमें डिटेल्ड में बताया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये 21वां प्रश्न आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और एक दूसरा वीडियो जारी होगा जिसमें लगभग 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्नों के माध्यम से आपका ये छंद वाला जो चैप्टर है बोर्ड क्लास के लिए और 11th क्लास के लिए आप सभी के लिए एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।